हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के अचीवर्स बैच में सबसे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया है और ये वीडियो लेक्चर 6 है जिसका टॉपिक है केमिकल स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और केमिकल स्टोइकियोमेट्री के साथ साथ जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं वो क्या होती हैं। इसमें हम ये भी समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं और हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नीट यूजी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं केमिस्ट्री में इस टॉपिक से रिलेटेड उनको भी प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की सफिशिएंट प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखना है ताकि आपका ये कंसेप्ट, ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें समझना है कि जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड है इसका मतलब क्या है। स्टोकियोन का मतलब होता है क्वांटिटी और अमाउंट, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री है उसमें हम क्वांटिटी या अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या बताती है? It denotes the quantity of reactants reacted and the quantity of products formed in a chemical reaction। हमको ये बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट किया है और कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब आगे देखिए। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केमिकल स्टोइकियोमेट्री आप अप्लाई करते हो वो केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ही अप्लाई कर सकते हो, किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो ही उस पर केमिकल स्टोइकियोमेट्री एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। इन अ केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द मैथमेटिकल कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ molecules and also about the volume of gases at STP, but do not give the information of their masses in gram directly, that has to be determined indirectly। कहना ये चाह रहे स्टूडेंट्स कि जो केमिकल स्टोइकियोमेट्री होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, उसमें जो हम मैथमेटिकल कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देखते हैं वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है, जो मैथमेटिकल कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के हमको इंफॉर्मेशन देते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, और अगर वो गैसेस हैं तो उनके STP पे वॉल्यूम के बारे में। बट हमें इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड नहीं होती है इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से? वो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास इन ग्राम डायरेक्टली हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास इन ग्राम नहीं पता कर सकते इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। हाँ, इनडायरेक्टली जरूर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो गिवन रिएक्टेंट्स हैं या तो वो लिमिटिंग रिएजेंट्स के फॉर्म में वर्क करेंगे या वो एक्सेस रिएजेंट के फॉर्म में वर्क करेंगे। अब वो कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा गिवन रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएजेंट है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इट इज द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ विच द केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स। यानी अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है और जिसके कंप्लीट कंजप्शन के बाद केमिकल रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सेस रिएजेंट के बारे में तो क्या है एक्सेस रिएजेंट? It is the reagent which is present in the excess amount and which do not affect the progress of the reaction। excess reagent वो reagent होता है जो बहुत ही large quantity में excess amount में present होता है और वो किसी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस को अफेक्ट नहीं करता है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो लिमिटेड सप्लाई में होगा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसके कंप्लीट कंज्यूम होते ही केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी, यानी वो केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस को अफेक्ट करता है। जबकि एक्सेस रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में होता है और वो किसी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस को अफेक्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट के बारे में, ध्यान से देखिए।
सबसे फर्स्ट स्पेशल नोट यह है स्टूडेंट्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे लिमिटिंग रिएजेंट हो या एक्सेस रिएजेंट हो, इसका पता हम लगाते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, लेकिन रिएक्शन की प्रोग्रेस के दौरान हम पता नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यही कही गई है, ध्यान से देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट डिटर्मिनेशन इज टू बी डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन बट नॉट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन अगर प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस समय हम किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का पता नहीं लगाते हैं। हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का पता कब लगाते हैं? जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तब कौन सा रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ये किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, इन एनी केमिकल रिएक्शन इफ नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट देन इट मीन्स दैट द गिवन रिएक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड येट। अगर ऐसा कभी दे रखा है किसी केमिकल रिएक्शन में कि कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अभी वो केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस में है, चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। यानी ये बात तय हो गई कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तभी हमें समझ में आएगा कि कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा या सारे ही लिमिटिंग होंगे या कोई एक एक्सेस होगा। पर अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग है ही नहीं, कोई रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो रिएक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी तक रिएक्शन चल रही है। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें कोई एक रिएक्टेंट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में मिल जाएगा या सारे रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में मिल जाएंगे। बट अगर कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, मतलब रिएक्शन अभी तक प्रोग्रेस में है और कंप्लीट नहीं हुई है। अब बात ये आती है कि हम पता कैसे लगाएं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है, क्या सारे के सारे रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो इन सब का पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जो स्टैंडर्ड मेथड हम फॉलो करते हैं और एक थोड़ा लॉजिकल तरीका है जो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला तरीका है स्टैंडर्ड मेथड, जो ज़्यादातर बुक्स वगैरह में आपको इजीली हर जगह देखने को मिलता है, वो है स्टैंडर्ड मेथड। क्या कहता है स्टैंडर्ड मेथड? एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड है जो हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है? तो देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है कि जब भी आपके रिएक्टेंट दे रखे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है किसी क्वेश्चन में, उन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन को आप डिवाइड कर दीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसके अंदर प्रेजेंट रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। और जिस रिएक्टेंट के लिए ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट मिनिमम होगा वो आपका उस गिवन केमिकल रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड मेथड एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से डिटरमाइन करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट? इट इज द रेशियो। किसका रेशियो है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन, जो भी आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या कहेंगे हम? जैसे आपने दो रिएक्टेंट है, दोनों के लिए SA स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट डिटरमाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में? रिएक्टेंट फॉर विच SA इज मिनिमम दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। उस गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए जितने भी रिएक्टेंट्स दे रखे हैं उसमें से जिस रिएक्टेंट का SA मिनिमम आता है वो उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है जो आपको ज़्यादातर बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, जो यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट है लॉजिकल मेथड। देखिए कैसे करेंगे उसे। लॉजिकल मेथड ये कहता है, लॉजिकल मेथड एक तरह से डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्टली चेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एज पर द केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये पता लगा लें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल स्टोइकियोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग कितने रिएक्टेंट के मोल्स ने रिएक्ट किया है, इसको डायरेक्टली चेक कर लें। जैसे हम डायरेक्टली चेक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा जिसके मोल्स पहले कंज्यूम हो गए वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो लॉजिकल मेथड और अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद भी कह देंगे स्टूडेंट्स की लॉजिकल मेथड ही ज़्यादा इजी है समझने के लिए। हालांकि बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता, ये सिर्फ हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं और ये बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। इजीली आप लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको डायरेक्टली चेक करना होगा कि रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स रिएक्ट किए,
केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करते हैं वो 4 तरह की होती हैं। पहला होता है मोल मोल रिलेशनशिप, दूसरा है मास मोल रिलेशनशिप, तीसरा है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप और चौथा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी है चाहे मास या मोल, ये है रिएक्टेंट के लिए, और जो सेकेंड टर्म हमने लिखी है मास या मोल, ये है प्रोडक्ट के लिए। यानी जो हमारा मोल मोल रिलेशनशिप है वो एक डायरेक्ट अप्रोच है जहाँ रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स को रिलेट किया गया है। कोई एक क्वांटिटी आपको गिवन होगी और दूसरी क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। इसी तरह से मास मोल रिलेशनशिप में क्या है, रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मोल्स के साथ रिलेट किया जाएगा और डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहां पे हम रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। और देन है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहां हम रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। क्या होता है POAC, जरा इसको समझते हैं। देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंजर्व्ड। हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, 9th 10th 11th 12th में भी, कि जब हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके सभी एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। In a chemical reaction, the number of atoms of all the elements which constitute the reactants and products are conserved. ठीक है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, hence the total number of atoms of reactants LHS is always equal to the total number of atoms of products RHS in a balanced chemical equation। यानी किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, ये POAC का मतलब होता है। अब POAC की सिग्निफिकेंस क्या है? इफ POAC इज एप्लीकेबल ऑन एनी केमिकल इक्वेशन देन इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन पे POAC अप्लाई हो रही है तो वो केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अदरवाइज वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो POAC क्या होता है ये हमें पता चल गया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कोई भी दी गई रिएक्शन, कोई भी दी गई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है परसेंटेज प्योरिटी। जो रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे हम एक बार बार टर्म यूज़ करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। तो ज़रा समझते हैं एक बार परसेंटेज प्योरिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इट डिनोट्स द एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सैंपल ऑफ द कंपाउंड। जाहिर सी बात है, आपके पास किसी कंपाउंड का कोई सैंपल है और उसका कोई गिवन मास आपको दे रखा है, आपको बताना है कि उस गिवन मास ऑफ कंपाउंड जो सैंपल के अंदर है उसमें से एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड कितना है ये हमें पता चल पाएगा उस सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी क्या है। जितनी परसेंटेज प्योरिटी होगी उसकी हेल्प से हम उस सैंपल में प्रेजेंट कंपाउंड के एक्चुअल मास को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इट डिनोट्स द एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड। जो परसेंटेज प्योरिटी है वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है जो कि गिवन मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या है इसका फॉर्मूला? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जो भी आपके पास सैंपल ऑफ कंपाउंड है उसका मास कितना है और आपके पास कंपाउंड का एक्चुअल मास कितना है, इसका जो रेशियो आपके पास आएगा एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड का मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड के साथ, उस रेशियो को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। अब हम बात करें कि अगर हमें एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी परसेंटेज प्योरिटी आपको दे रखी है उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए उसको मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपके पास कंपाउंड का एक्चुअल मास आ जाएगा। तो चाहे हमें एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन करना हो और परसेंटेज प्योरिटी दे रखी हो तो भी हम कर सकते हैं, या परसेंटेज प्योरिटी ही डिटरमाइन करना हो, कंपाउंड का एक्चुअल मास और कंपाउंड के सैंपल का मास दे रखा हो तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो होता है वो किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रखे हैं उनके लिए यूज़ होता है और हमको बताता है कि परसेंटेज यील्ड ये है कि रिएक्टेंट में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया रिएक्शन के दौरान और कितना प्रोडक्ट एक्चुअल में बना और उसका परसेंटेज क्या है। तो जितना बनना चाहिए था मैक्सिमम अमाउंट में, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में कितना बन रहा है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यील्ड? तो हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड मिली है प्रोडक्ट्स की डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड, एक्चुअल में कितनी मिलनी चाहिए थी, जो थ्योरेटिकली मैक्सिमम यील्ड कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल यील्ड कितनी है, इनका रेशियो हम जब ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपको कभी एक्चुअल यील्ड चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज यील्ड जो है उसको थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड से मल्टीप्लाई करना होगा, जहां से आपके पास रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, हमको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड दे दी जाए तो हमें परसेंटेज यील्ड पूछा जा सकता है, और अगर हमें एक्चुअल यील्ड ही पूछा जाए तो हमें परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में मिलेगा और थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड क्वेश्चन में मिलेगा, जिनकी हेल्प से हम एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पे केमिकल स्टोइकियोमेट्री के बारे में सारी चीज़ें सीखी, केमिकल स्टोइकियोमेट्री के बारे में जो देखा उसको हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो नीट यूजी में पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो इजीली समझ में आए। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हम सभी जानते हैं हेवर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जहां POAC एप्लीकेबल है और सारे एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल अमाउंट में है RHS और LHS में, और यहाँ पे सारे एटम्स कंजर्व्ड हैं। तो इस रिएक्शन की केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई, जो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है वो है 1, हाइड्रोजन का है वो है 3, अमोनिया का है 2। तो हमने सभी एलिमेंट्स के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट लिख दिए। नाइट्रोजन का हो गया 1, हाइड्रोजन का हो गया 3 और अमोनिया का हो गया 2। ये जो हमने लिखा 1, 3, 2 सभी के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को मिला के हमारे पास बन गई केमिकल स्टोइकियोमेट्री। और जैसे कि आपको बता रखा है केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या क्या डिनोट करती है, वो मोल्स को बताती है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताती है, वो वॉल्यूम एट एसटीपी को बताती है, मास इन ग्राम हम इनडायरेक्टली बता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ N2 दैट विल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 एंड इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ NH3। इस तरह से देखिए हम केमिकल स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से और क्या क्या बता सकते हैं इस गिवन केमिकल इक्वेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या कह देंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू गिव 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। हम इसी तरह से वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर भी बता सकते हैं। 22.4 लीटर्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 इंटू 22.4 दैट इज 67.2 लीटर्स ऑफ H2 टू गिव 2 इंटू 22.4 दैट इज 44.8 लीटर्स ऑफ अमोनिया। अब हम मास इन ग्राम जो कि हम इनडायरेक्टली डिटरमाइन किए हैं कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का 1 मोल का मास होता है 28 ग्राम और हाइड्रोजन के 3 मोल का मास होता है 6 ग्राम। तो व्हाट वी कैन से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते 1, 3 और 2 की बेसिस पे कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 ग्राम ऑफ अमोनिया, नेवर। हम कभी भी मास जो ग्राम में किलोग्राम में दे रखा है वहाँ से इस स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को रिलेट नहीं कर सकते। हमको उस गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करके ही फिर आगे बढ़ना होगा। यानी मास हम इनडायरेक्टली जरूर बता सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम है, 3 मोल ऑफ H2 है तो हमारे पास 6 ग्राम है, और 2 मोल ऑफ NH3 अगर फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब 34 ग्राम NH3 फॉर्म हुआ है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और हम देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से हम कैसे बहुत सारी चीज़ें जो बता सकते हैं उनकी बात करें। तो देखिए ध्यान से सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन है हमारे पास H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, 1, 1, 2 that means 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to give 2 moles of HCl। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स बता दिए। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। Na molecules of hydrogen reacts with Na molecules of chlorine to give 2 Na molecules of HCl।
इसी तरह से वॉल्यूम एट STP इन लीटर भी बता सकते हैं। 22.4 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 22.4 लीटर ऑफ Cl2 टू गिव 44.8 लीटर्स ऑफ HCl। इसी तरह से हम मास इन ग्राम इनडायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम और क्लोरीन के 1 मोल का मास होता है 71 ग्राम और HCl के 2 मोल्स का मास है 73 ग्राम। तो वी कैन से 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू गिव 73 ग्राम्स ऑफ HCl। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल समझ लिया स्टोकियोमेट्री का क्या होता है, केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या है। अब हम केमिकल स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोल मोल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। एक ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली समझ पाएंगे। क्या कह रहा है ये देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस विल बी फॉर्म्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ KClO3। यहाँ पे बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में बात करेंगे वो हमेशा वही रिएक्शन होगी जो आपने सिलेबस में पढ़ रखा है। अदरवाइज वो XYZ ABCD से रिएक्ट करेगा जहाँ पे आपको रिएक्शन ऑलरेडी गिवन होगी। तो अगर रिएक्शन गिवन नहीं है तो आपको मान के चलना है वो रिएक्शन आपको खुद को बनानी है और जो दे रखी कंडीशन है उससे बनेगी और वहाँ पर वो रिएक्शन आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी होगी, इसलिए वहाँ पर जनरली वो केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट है, इसका आपने थर्मल डीकम्पोजिशन कराया तो आपके पास डाइऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट के भी मोल्स गिवन है 0.1 मोल ऑफ KClO3 और प्रोडक्ट के भी मोल्स आपसे पूछे हैं। केमिकल स्टोकियोमेट्री में मोल मोल रिलेशनशिप पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि आप इजीली मोल मोल रिलेशनशिप से डायरेक्ट अप्रोच लगाते हुए इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। 2 KClO3 सॉलिड गिव्स 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस। केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या है? KCl का स्टोकियोमेट्री, KClO3 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, KCl का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और O2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सो 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2. 1 mole of KClO3 will give 3/2 moles of O2 and therefore 0.1 mole of KClO3 will give 3/2 into 0.1 moles of O2, that is 0.15 moles of O2। तो हम क्या कह देंगे कि जो KClO3 है इसकी स्टोकियोमेट्री से हमें क्या समझ में आ रहा है कि KClO3 के 2 मोल लेने पर हमारे पास 3 मोल ऑफ O2 बनते हैं। इसी तरह से जब हम 1 मोल ले लेंगे तो 2 मोल से कितने बनते हैं? 3 मोल ऑफ O2। सो 1 मोल KClO3 लेने पर 3/2 मोल्स ऑफ O2 बनेंगे और हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.1 मोल ऑफ KClO3 है तो वहां से हमारे पास बन जाएंगे 3/2 इंटू 0.1 मोल्स ऑफ O2, दैट इज 0.15 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर एट STP फॉर्म्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ CaCO3। अब यहाँ पे अगेन ये डायरेक्ट अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मोल को वॉल्यूम से रिलेट करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट जिसके थर्मल डीकम्पोजिशन से CO2 बनती है। हमें पहले रिएक्शन लिखनी है, स्टोकियोमेट्री देखनी है और यहाँ पे रिएक्टेंट के जो मोल्स दे रखे हैं वहाँ से प्रोडक्ट्स के मोल ना बताते हुए उनका वॉल्यूम बताना है STP पर कितना आएगा लीटर्स में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ही कहा है कि आपके पास 0.1 मोल ऑफ CaCO3 है जिसका आपने थर्मल डीकम्पोजिशन कराया और वहां से आपके पास STP पर CO2 का कितना वॉल्यूम लीटर में मिला ये आपको बताना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट से हमको ये बात क्लियर हो रही है कि केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या होगी 1 1 1, दैट इज CaCO3 का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 1, CaO का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और CO2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। यहाँ से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 1 मोल ऑफ CO2 और 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। जब हम 1 मोल CaCO3 लेंगे तो वहाँ से हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा जिसका STP पर जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर CO2। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई कि 1 मोल ऑफ CaCO3 से हमको कितना मिलता है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। हमको क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 0.1 मोल ऑफ CaCO3, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 से 22.4 लीटर ऑफ CO2 STP पे बनता है। तो 0.1 मोल ऑफ CaCO3 से कितना बनेगा 22.4 इंटू 0.1 दैट इज 2.24 लीटर ऑफ CO2 एट STP।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि मास मोल रिलेशनशिप पे बेस्ड है और एक इनडायरेक्ट अप्रोच टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको मास गिवन है, तो मास से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको पहले मास को मोल में बदलना पड़ेगा और उस मोल को मोल से रिलेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी फाउंड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन। आपके पास 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन है, आपने उसका कंप्लीट कंबशन किया, तो वहां से आपको बताना है CO2 के कितने मोल्स मिलेंगे। अब आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि 3.6 को डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है, 3.6 ग्राम में क्वांटिटी है, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करना है, फिर हम वहां से मोल से CO2 के मोल्स को रिलेट करेंगे एज पर केमिकल स्टोइकियोमेट्री। तो हम अच्छे से जानते हैं जब हमने कार्बन का कंप्लीट कंबशन किया तो क्या हो जाएगा, C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। तो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ गई, C प्लस O2 गिव्स CO2 गैस बिकॉज इट इज कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अब यहाँ से हम स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, फिर इसको आगे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 1 1, इससे बात क्लियर हो गई कि 1 मोल ऑफ कार्बन से हमको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ CO2। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, n हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है कार्बन का, 3.6 और मोलर मास कार्बन का है 12, दैट कम्स आउट टू बी 0.3 मोल्स ऑफ कार्बन। अब हमारे पास कार्बन के कितने मोल्स हैं, 0.3 मोल्स, और हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ CO2 बनता है, तो 0.3 मोल्स ऑफ कार्बन से कितना मिलेगा, 0.3 इंटू 1 दैट इज 0.3 मोल्स ऑफ CO2। ओके, तो हमने क्या किया, जो 3.6 ग्राम क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी थी किसकी, कार्बन की, उससे डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया, पहले हमने उस मास में जो ग्राम में क्वांटिटी थी, जो मास था, उसको हमने पहले मोल्स में कन्वर्ट किया और उस मोल्स को हमने प्रोडक्ट के मोल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर एट STP फाउंड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मैथेन। मैथेन का 1.6 ग्राम का कंप्लीट कंबशन कराने के बाद STP पर कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे अगेन मास में दे रखा है, ये ग्राम में क्वांटिटी मास है मैथेन का। मास इन ग्राम से हम कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले जो मैथेन का मास है ग्राम में उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और उस मोल को हम CO2 के वॉल्यूम इन लीटर जो STP पे फॉर्म होगा उससे रिलेट करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की केमिकल स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, 1 2 1 2। अब हमें पता है जो मोल्स ऑफ मैथेन हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मास गिवन है, हमें पहले मोल्स ऑफ मैथेन डिटरमाइन करने होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 n क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1.6 ग्राम, मोलर मास है 16, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल्स। तो मैथेन के मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.1 मोल्स। अब हमें इक्वेशन से जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री से साफ साफ दिख रहा है, CH4 और CO2 का रेशियो 1:1 है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ CH4 विल गिव 1 मोल और 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल ऑफ CH4 विल गिव 0.1 इंटू 22.4 दैट इज 2.24 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले जो 4 क्वेश्चन आपने देखे वो मास मोल, मोल मोल, मास वॉल्यूम और मोल वॉल्यूम पे बेस थे, अलग अलग कंसेप्ट जो थे। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स का, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस का, केमिकल स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये 64 ग्राम ऑफ O2 मोलर मास 32 ग्राम पर मोल रिएक्ट्स विद 10 ग्राम ऑफ H2 मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपसे स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से बताना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और उसके मोल्स कितने होंगे। अगेन आपके पास जो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं उनका मास इन ग्राम है, उसको पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन करानी होगी और फिर वहां से आप मोल्स कितने बनेंगे वाटर के वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इक्वेशन सबको मालूम है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी 2 1 2। अब हमारे पास
सबसे पहले तो हाइड्रोजन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स हमारे पास है नहीं, मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सो NH2 विल बी मास अपॉन मोलर मास, मास है 10, मोलर मास है 2, ये आ गया हमारे पास NH2 इक्वल टू 5 मोल्स। इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल्स डिटरमाइन करेंगे, NO2 क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास है 64, मोलर मास है 32, दैट कम्स आउट टू बी 2 मोल्स। तो NO2 हमारे पास आ गया 2 मोल्स। अब हमें पता है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन के 5 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो वाटर के 0 मोल्स अवेलेबल हैं। जब टाइम t पे रिएक्शन होगी तो बड़ी सिंपल सी बात है, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, 1 मोल रिएक्ट करेगा O2 का हाइड्रोजन के 2 मोल से, तो 2 मोल O2 के रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के 4 मोल से। जब O2 का 1 मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 2 मोल से, तो O2 का डबल H2O बनता है। तो O2 कितना रिएक्ट किया है, 2 मोल, इसका डबल 4 मोल H2O बनेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि एट टाइम t पर 4 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ, जहां से 4 मोल ऑफ H2O बनेगा। तो O2 आपने 2 मोल्स लिए, 2 कंज्यूम हो गए, दैट मीन्स O2 विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। 4 मोल्स ऑफ H2 लिए, 5 मोल्स ऑफ H2 लिए, 4 मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम हुए, तो 1 मोल ऑफ H2 रह गया, दैट मीन्स H2 is your excess reagent, and from the stoichiometry we have determined that 4 moles of H2 will be formed. Hence 4 moles of H2 will be formed, that is your answer. Okay, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 परसेंटेज प्योरिटी कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर एट STP ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ 90% प्योर सैंपल ऑफ कार्बन। आपके पास कार्बन का एक सैंपल है जो कि 90% प्योर है और उस सैंपल का मास है 40 ग्राम, उसका आपने कंप्लीट कंबशन कराया, तो आपको बताना है कि STP पर जो CO2 गैस ऑब्टेन्ड होगी उसका वॉल्यूम लीटर में कितना होगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर एट STP obtained by the complete combustion of 40 grams of 90% pure sample of carbon। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके पास जो कार्बन का सैंपल है वो 90% प्योर है, तो पहले हमें ये पता करना है कि एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना है। एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कैसे पता करेंगे सैंपल के अंदर, तो सैंपल का मास है 40 ग्राम और उसमें जो हमारे पास प्योरिटी दे रखी है परसेंटेज प्योरिटी वो है 90%, तो हम ये कह देंगे कि एक्चुअल मास ऑफ कार्बन W जो आ जाएगा दैट इज 90% ऑफ 40 ग्राम, दैट मीन्स W इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 40 ग्राम, दैट मीन्स इट इज 36 ग्राम। तो हमारे पास उस कार्बन का सैंपल भले ही 40 ग्राम का है लेकिन उसके अंदर जो एग्जैक्टली एक्चुअल मास ऑफ कार्बन है वो है 36 ग्राम एज पर द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल गिवन। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिटरमाइन करेंगे, ये होगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 36, मोलर मास कितना है 12, तो ये आ गया हमारे पास 3 मोल्स। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और यहाँ से हमें केमिकल स्टोइकियोमेट्री समझ में आ रही है 111, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन लेने पर 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा जिसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो हमारे पास एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन जो हमने मोल्स डिटरमाइन किए वो है 3 मोल्स ऑफ कार्बन। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन का कंप्लीट कंबशन करने पर कितना मिलेगा हमारे पास 22.4 इंटू 3 दैट इज 67.2 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जो कि परसेंटेज यील्ड के ऊपर बेस्ड है। कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। 30 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 30 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन इन अ क्लोज कंटेनर एट स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी स्पेसिफिक कंडीशंस पर एक क्लोज कंटेनर के अंदर डाइहाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन होती है जिनके 30 मोल्स रिएक्ट करते हैं। इफ द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज 50%, जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का यील्ड कितना है वो है 50%, यानी जितना प्रोडक्ट ऑब्टेन होना चाहिए उसका एक्जैक्टली 50% आपको ऑब्टेन हो रहा है, देन व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर इन द क्लोज कंटेनर। तो आपको ये बताना है कि उस क्लोज कंटेनर के अंदर जो गैसियस मिक्सचर होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। इसकी केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे हैं उनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं 1 3 2। तो हमारे पास केमिकल स्टोइकियोमेट्री आ गई 1 3 2। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमको दे रखा है 30 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 30 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन है और वहाँ पे अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।
अब टाइम टी पे क्या होगा, तो हमें पता है स्टोकियोमेट्री है 1:3, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से 1 रिएक्ट करेगा 2 से, 2 रिएक्ट करेगा 6 से, 3 रिएक्ट करेगा 9 से, आते आते 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे और फर्दर 11th मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे टाइम टी पर और यहाँ पे 30 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी और नाइट्रोजन जितना रिएक्ट करेगा उसका डबल अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन 10 मोल्स रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया 20 मोल्स बनेगा। ओके, अब अगर रिएक्शन में कुछ भी नहीं कहा होता, 100% यील्ड होती, तो हमारे पास कंपोजिशन क्या रहता कि हमने 30 मोल्स लिए हाइड्रोजन के, 30 कंज्यूम हो गए, 30 लिए नाइट्रोजन के, 10 कंज्यूम हो गए, 20 बचे और 20 मोल्स अमोनिया के फॉर्म हुए। लेकिन हमको तो 100% यील्ड नहीं कहा गया, हमको तो क्वेश्चन में कहा गया 50% यील्ड। तो 50% यील्ड है अगर, यानी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 100% वो नहीं है, 50% यील्ड है, तो ये 50-50 जितना रिएक्ट कर रहे हैं उसका आधा रिएक्ट करेंगे और जितना फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट उसका भी आधा फॉर्म होगा। तो अगर हमारे पास 20 मोल्स ऑफ अमोनिया 100% यील्ड पर फॉर्म हो रहे थे तो अब हमारे पास 10 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे। हाइड्रोजन जो 30 रिएक्ट कर रहा था 30 मोल्स, अब उसके 15 ही रिएक्ट करेंगे और जो नाइट्रोजन जो 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे थे अब उसके 5 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे। सो फॉर 50% यील्ड 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 10 मोल्स ऑफ अमोनिया एज पर 50% यील्ड। सो फाइनल कंपोजिशन क्या आ गया मिक्सचर का, आपने नाइट्रोजन के तो 30 मोल्स लिए थे, रिएक्शन हुई सिर्फ 5 मोल्स की, तो पीछे कितने बच गए 25 मोल्स ऑफ N2। आपने हाइड्रोजन के 30 मोल्स लिए, रिएक्शन हुई 50% यील्ड के केस में 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास बच गए। अमोनिया तो पहले कुछ था ही नहीं, तो अमोनिया के 10 मोल्स जो मिले 50% यील्ड के अकॉर्डिंग वो आपका हो गया। तो फाइनल कंपोजिशन गैसियस मिक्सचर का क्या हुआ, 25 मोल्स ऑफ N2, 15 मोल्स ऑफ H2 एंड 10 मोल्स ऑफ अमोनिया एज पर 50% यील्ड रिएक्शन कंडीशन गिवन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारे पास स्टोकियोमेट्री के बेस पे पूछा गया क्वेश्चन है। बट ध्यान रहे मास इन ग्राम ही दिया है और मास इन ग्राम ही पूछा है, बट मास से मास डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, मोल से होते हुए सॉल्यूशन होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से फिट बैठ जाए कि मास से क्वेश्चन करना ही नहीं है, मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना है, मोल से मोल रेशियो निकालना है, फिर अगेन मोल से मास की तरफ जाना है। भले ही मास से मास डायरेक्ट पूछा हो, मास मास रिलेशनशिप हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं। मास से मास का रिलेशन डायरेक्ट होगा ही नहीं, वो इनडायरेक्टली होगा वाया हेल्प ऑफ मोल। कैसे करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट यूजी 2025 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ, देखिए ध्यान से, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। आपके पास रिएक्शन दे रखी है 2 एल्यूमिनियम दैट इज 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3। रिएक्शन आपके सामने है 2Al प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3। आपके पास ऑप्शन है कि कितना ग्राम O2 रिएक्ट करेगा, ऑप्शन है आपके पास 6 ग्राम O2, 8 ग्राम O2, 9 ग्राम O2 और 4 ग्राम O2। ध्यान रहे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, मोल निकाल के फिर मोल से मोल को रिलेट करके फिर उस मोल से मास निकाल के फिर आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 दैट इज 8 ग्राम ऑफ O2। क्या है इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3। केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2, 3/2 एंड 1। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिटरमाइन करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास दे रखा है एल्यूमिनियम का 9, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 दैट इज 1/3 और 0.33 मोल्स। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है स्टोकियोमेट्री से कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना O2 चाहिए, 3/2 मोल्स ऑफ O2। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए, 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4 मोल्स ऑफ O2। और हमारे पास क्वेश्चन में जो मास में क्वांटिटी दे रखी है ग्राम में, उससे हमने मोल्स निकाले 1/3। सो 1/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा, 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4 मोल्स ऑफ O2। अगर हमें मोल्स पूछा होता तो हमारा आंसर 1/4 मोल्स ऑफ O2
हो जाता, लेकिन हमसे तो मोल्स पूछा नहीं है, हमसे तो मास पूछा है। तो मास कैसे करेंगे? मास ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है हमारे पास 1/4 जो यहाँ से मैंने डिटरमाइन कर लिए हैं, और मोलर मास है 32, सो 1/4 इंटू 32 दैट इज 8 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, जो कि हमारे पास दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके सामने? ये केमिकल स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इन द गैसियस रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक गैसियस रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, आपको बताना है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? A liters of A combines with B liters of B to give C and D. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है A mole of A combine with B mole of B to give C and D. थर्ड ऑप्शन कह रहा है A gram of A combines with B gram of B to give C and D. और फोर्थ कह रहा है A molecules of A combined with B molecule of B to give C and D. अब आइए इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। क्यों है थर्ड सही आंसर? क्योंकि जो मास इन ग्राम से रिलेट किया गया, A grams of A reacts with B grams of B to give C and D, that is wrong. Why that this statement is wrong? तो देखिए ध्यान से, stoichiometric coefficients A and B denotes the number of moles, number of molecules and the volume at STP in liter of the reactants A and B, but not their mass in gram. राइट जो हम जानते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमने लिखे हैं A और B, वो डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, वो डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, वो डिनोट करते हैं वॉल्यूम इन लीटर एट STP को, जो रिएक्टेंट्स A और B हैं उनके लिए, बट उनके मास इन ग्राम को रिलेट नहीं करते हैं, उनके मास इन ग्राम को डिनोट नहीं करते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए ध्यान से, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्रोडक्ट कितना बनता है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives C, 5 moles of A and 8 moles of B will produce। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, A plus 2B gives C। आपको कहा गया कि A के 5 मोल्स B के 8 मोल्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो C के कितने मोल बनेंगे। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसके ऑप्शन, आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन है 5 मोल ऑफ C, 4 मोल ऑफ C, 8 मोल ऑफ C एंड 12 मोल ऑफ C। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट मीन्स 4 मोल ऑफ C इज द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द गिवन रिएक्शन। कैसे आएगा? तो देखिए, हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? A plus 2B gives C। केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 2 1। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपको दे रखा है 5 मोल्स हमारे पास हैं A के और 8 मोल्स हैं B के। उस समय तो C नहीं बनेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जब टाइम t पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होगी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 1 मोल रिएक्ट करेगा A का B के 2 मोल्स के साथ, 2 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ B, 3 moles of A will react with 6 mole of B and 4 moles of A will react with 8 moles of B। उसके बाद फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि B के मोल्स खत्म हो गए हैं। तो टाइम t पे क्या हुआ? 4 मोल्स ऑफ A ने रिएक्ट किया 8 मोल्स ऑफ B के साथ, जहाँ से 4 मोल्स ऑफ C बन गए। अब हमारे पास B यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। A के 1 मोल अभी भी बच रहे हैं जो कि एक्सेस रिएजेंट है A, और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री से हमने रिएक्शन करवाई है वहाँ से हमें समझ में आ गया कि 4 मोल्स ऑफ C फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट कितना बनेगा उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विद 0.2 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस। अब आप क्या करो, एक एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन का। अगेन कंसेप्ट सेम है, केमिकल स्टोइकियोमेट्री वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी, वहीं से प्रोडक्ट डिसाइड होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स मिनिमम है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वहीं से प्रोडक्ट डिसाइड होगा कितना बनेगा, और हम केमिकल स्टोइकियोमेट्री से ही पता लगाएंगे। अब कैसे करना है वो देखिए। तो आपके पास H2SO4 एक एसिड है, कितना है 0.5 मोल, और उसको आपने मिक्स किया 0.2 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस एक बेस के साथ। तो देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट देखते हैं, फिर ऑप्शन और आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड इज।
इस रिएक्शन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ CaSO4 के मोल्स कितने फॉर्म होंगे वो बताना है। आपके ऑप्शन है 0.2, 0.5, 0.4 एंड 1.5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 0.2 मोल्स। कैसे आया आप इजीली समझ जाएंगे, मैं आपको सिर्फ स्टोइकियोमेट्री बताऊंगा, आप इजीली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले आपने इक्वेशन लिखी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaSO4 प्लस 2H2O, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1, 1, 1 एंड 2। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास H2SO4 के कितने मोल्स थे, 0.5। CaOH होल ट्वाइस के कितने मोल्स थे, 0.2। ये कहाँ से आए, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो CaSO4 और वाटर के मोल्स तो 0, 0 हैं। जब टाइम t पे रिएक्शन होगी तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है स्टोइकियोमेट्री है 1:1। तो H2SO4 के 0.5 मोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए CaOH होल ट्वाइस के 0.5 मोल्स अवेलेबल नहीं है, बट 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए H2SO4 के 0.2 मोल्स अवेलेबल हैं। तो होगा क्या, टाइम t पर 1:1 स्टोइकियोमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ, जहां से आपके पास 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट और 0.4 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, जो कि एक लिमिटिंग रिएजेंट है इस रिएक्शन का। H2SO4 एक्सेस रिएजेंट है जिसके 0.3 मोल्स बच गए आपके पास, 0.2 ने रिएक्शन कर ली, और इस दौरान 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट और 0.4 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, जो कि है 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी तरह के और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 परसेंटेज यील्ड पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 reacts in excess of oxygen O2 and produces 5.4 ग्राम ऑफ H2O, what is the percentage yield? आपसे कहा गया कि ग्लूकोज का 18 ग्राम रिएक्शन कर रहा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ और वहां से 5.4 ग्राम ऑफ H2O बन रहा है। तो बताइए परसेंटेज यील्ड क्या है। रिएक्शन आप सभी जानते ही हैं, आपने पढ़ रखा है बायो के अंदर। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। आपके पास जो परसेंटेज यील्ड के ऑप्शंस हैं वो ये हैं 50%, 80%, 30% एंड 90%। पहली बात तो ध्यान रखने स्टूडेंट्स, मास इन ग्राम से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे और स्टोइकियोमेट्री से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट 50%। कैसे आया, तो देखिए इसका सॉल्यूशन की बात करें। सबसे पहले जैसा मैंने कहा रिएक्शन मोल से स्टार्ट होगी, जो कंडीशन है वो मोल से स्टार्ट होगी, मास से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 के मोल्स कितने आएंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास है 18, मोलर मास है 180, बाय द फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो 80 अपॉन 180 आ जाए, 18 अपॉन 180 आ जाएगा 0.1 मोल्स। इसी तरह वाटर के मोल्स क्या आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास दैट इज 5.4 अपॉन 18 दैट इज 0.3 मोल्स। ठीक है, अब जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है स्टोइकियोमेट्री से, ग्लूकोज का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 6। दैट मीन्स 1 मोल ग्लूकोज गिव्स 6 मोल ऑफ H2O और 108 ग्राम ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है तो वहाँ से आपके पास 6 मोल ऑफ H2O बनता है, या हम कह सकते हैं कि 108 ग्राम ऑफ H2O बनता है, क्योंकि 1 मोल H2O का वेट है 18, तो 6 मोल का हो जाएगा 108 ग्राम ऑफ H2O बनेगा। ओके, तो ये तो एक कंडीशन जो हमें स्टोइकियोमेट्री से समझ में आ रही है कि 1 मोल ग्लूकोज से 6 मोल वाटर या 108 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। अब हमारे पास ग्लूकोज कितना है 0.1, तो उससे कितना वाटर बनेगा और कितना मास और कितना मोल रहेगा, आइए देखते हैं। सो 0.1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल गिव 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितना बनेगा, तो 0.1 इंटू 6 दैट इज 0.6 मोल ऑफ H2O, और अगर आप मास के फॉर्म में कह रहे हैं तो 0.1 इंटू 108 दैट इज 10.8 ग्राम ऑफ H2O। अब आपके पास एक्चुअल में H2O बनना कितना चाहिए था 10.8,
और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिला कितना, मतलब मैक्सिमम यील्ड कितनी आनी चाहिए थी 10.8, और जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल में आपको मिला कितना 5.4। तो आराम से आप परसेंटेज यील्ड बता सकते हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड जो आपको रिएक्शन में दे रखी है और थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड जो आप कैलकुलेट करके निकालते हो इनटू 100। तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, एक्चुअल यील्ड आपको क्वेश्चन में दिया है 5.4 ग्राम ऑफ H2O, और थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड जो आपने कैलकुलेट की कि वाटर कितना मैक्सिमम बनना चाहिए 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, वो आया 10.8 इंटू 100 कर देंगे। सो 5.4 डिवाइडेड बाय 10.8 इंटू 100 दैट कम्स आउट टू बी 50%। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड है, केमिकल स्टोकियोमेट्री पे, और अगेन यहाँ पे आपको मास इन ग्राम दे रखा है और आपको मोल्स निकालने के बाद ही इसको सॉल्व करना है। तो आई होप ऐसे डिफरेंट वैरायटी के आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नीट यूजी 2025 के, तो आप इसको आराम से सही कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड PbCl2 विल बी फॉर्म्ड from the reaction between 6.5 gram of PbO and 3.2 gram of HCl. Molar mass of Pb is given 207 gram per mole. आपको ये बताना है कि लेड सेकेंड क्लोराइड के कितने मोल्स मिलेंगे जब, लेड सेकेंड क्लोराइड मतलब PbCl2 के कितने मोल्स मिलेंगे जब 6.5 ग्राम ऑफ PbO और 3.2 ग्राम ऑफ HCl की रिएक्शन होगी। आपके ऑप्शंस हैं 0.011, 0.029, 0.044 एंड 0.333, दैट इज 333। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और कैसे आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 0.029। कैसे आया जरा देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PbO का मास इन ग्राम दे रखा है और HCl का भी मास इन ग्राम दे रखा है। मास इन ग्राम से हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम पहले इन दोनों के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO, एन PbO क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 6.5 अपॉन 223, दैट इज 0.029 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से HCl का क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 3.2 डिवाइड बाय 36.5, दैट इज 0.087 मोल्स। ठीक है, अब दोनों के मोल्स आ गए आपके पास। अब रिएक्शन क्या होगी, PbO सॉलिड प्लस 2 HCl गिव्स PbCl2 प्लस H2O। केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की 1 2 1 1। तो हम टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या बोल देंगे कि हमारे पास जब रिएक्शन शुरू हो रही है उस समय शुरुआत में हमारे पास PbO के कितने मोल्स हैं 0.029 मोल्स और HCl के कितने मोल्स हैं 0.087 मोल्स। ठीक है, और PbCl2 और H2O तो उस समय बना नहीं है। अब जैसा कि हमें स्टोकियोमेट्री से साफ साफ दिख रहा है कि PbO का 1 मोल HCl के 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करेगा और PbCl2 का 1 मोल मिलेगा और H2O का भी 1 मोल मिलेगा। तो जब हमारे पास PbO का 0.029 मोल्स है तो वो HCl के 0.058 मोल्स के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा। वहाँ से आपके पास 0.029 मोल्स PbCl2 मिलेगा और 0.029 H2O मिलेगा। ओके, आपने PbO के 0.029 मोल्स लिए, वो तो पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए। सो PbO इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। HCl के आपने 0.087 मोल्स लिए जिसमें से 0.058 रिएक्ट किए और 0.029 मोल्स बच गए। और यहाँ से जब 0.029 मोल्स PbO के 0.058 मोल्स HCl के साथ रिएक्शन किए तो वहाँ से आपके पास 0.029 मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्म हुए और इसके साथ साथ 0.029 मोल्स H2O के भी फॉर्म हुए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में पूछा गया कि PbCl2 के कितने मोल्स मिलेंगे तो वो है 0.029 और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मिक्स कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन समझ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए इसमें मिक्स्ड अप्रोच है, कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास थ्रू रेड हॉट कोक। 1 लीटर ऑफ CO2 को आपने क्या किया, रेड हॉट कोक पे यानी कार्बन पे पास किया। द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा, वॉल्यूम कितनी हो गई 1.4 लीटर हो गई। तो आपको बताना है कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसका कंपोजिशन क्या है। तो आपके पास 1 लीटर ऑफ CO2 है, इसको आपने रेड हॉट कोक पे पास किया, वहां से आपके पास वॉल्यूम 1.4 लीटर हो गई। तो अब आपको बताना है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हो तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे उसका कंपोजिशन क्या है। आपके ऑप्शन है 0.8 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 0.6 लीटर ऑफ CO। सेकेंड है 0.7 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 0.7 लीटर्स ऑफ CO।
थर्ड है 0.6 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 0.8 लीटर्स ऑफ CO, और फोर्थ है 0.4 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 1.0 लीटर्स ऑफ CO। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 0.6 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 0.8 लीटर्स ऑफ CO। अब कैसे आया देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स 2CO गैस। केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या है 1:2। तो इनिशियली आपके पास जो वॉल्यूम है वो तो CO2 का वॉल्यूम है, क्योंकि रिएक्शन तो उस समय हुई नहीं है, वो है 1 लीटर, और फाइनल वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो है 1.4 लीटर। अब जो रिएक्शन आपको दे रखी है कि CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स 2CO गैस, तो जब टाइम t पे रिएक्शन होगी तो वॉल्यूम किसका कम होगा, CO गैस का। सॉलिड का तो वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसीडर कर नहीं रहे। CO2 का 1 में से x वॉल्यूम कम होगा, तो स्टोकियोमेट्री है 1 और इसका है 2, तो अगर CO2 का x वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे CO का 2x वॉल्यूम मिलेगा, और ये हमने डिसोसिएशन किया एज पर केमिकल स्टोकियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो टाइम t पे 1 माइनस x वॉल्यूम CO2 का रह जाएगा, x वॉल्यूम कम होगा तो 1 माइनस x वॉल्यूम रह जाएगा, और CO का 2x वॉल्यूम रह जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो गया 1.4 लीटर, तो CO2 का फाइनल वॉल्यूम कितना आया 1 माइनस x, और CO का कितना वॉल्यूम मिला 2x, ये दोनों मिला के कितना है 1.4 लीटर। तो माइनस x प्लस 2x दैट विल बी प्लस x, सो 1 प्लस x इज इक्वल टू 1.4 लीटर, x इक्वल टू 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4 लीटर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 0.4 लीटर। तो CO2 का जो वॉल्यूम है हमारे पास फाइनल मिक्सचर में वो है 1 माइनस x, जैसे कि आप देख सकते हैं, और x कितना है हमारे पास 0.4, सो 1 माइनस 0.4 दैट कम्स आउट टू बी 0.6 लीटर। CO जो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम है 2x, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो x कितना है यहाँ पे 0.4, सो 2 इंटू 0.4 दैट कम्स आउट टू बी 0.8 लीटर। ओके, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम चलते हैं बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार नीट में पूछ लिया ही जाता है, और ये जो क्वेश्चन है इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, और उस ट्रिक के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप उसको विद इन 1 मिनट, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड्स के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने जितनी देरी लगेगी आप उसका आंसर चुटकियों में बता देंगे। तो वो ट्रिक आपको समझनी है कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के तौर पे जो हमारे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे बात करें तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे नीट यूजी में पूछे जा चुके हैं, और अगर भविष्य में नीट यूजी 2025 में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पे बेस्ड पूछा जाएगा। और जो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड की है ताकि इस टॉपिक की अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले हम देखते हैं कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसका पता लगाना है। तो आइए पहले समझते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे हम हाइड्रोकार्बन को पता लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक की बेसिस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इस टॉपिक से सवाल नीट यूजी 2025 में आता है तो गारंटी है मेरे सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक जिन्होंने सिंसियरली वीडियो को देखा और इसके सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस अभी करेंगे वो सारे कर लेते हैं, तो विद इन 30 सेकेंड से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के तौर पे लेते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जब आप कंप्लीट कंबशन कराते हो तो वहां से CO2 वाटर बनेगा। उस दौरान ऑक्सीजन के 3n+1/2 मोल्स कंज्यूम होते हैं, और CO2 के n मोल और वाटर के n+1 मोल फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, हमारे पास इक्वेशन हो गई CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 गिव्स nCO2 प्लस n+1 वाटर। तो हमारे पास केमिकल स्टोकियोमेट्री आ गई 1, 3n+1/2 n+1। ओके, ये है कंबशन ऑफ एल्केन के लिए। अब हम बात करें कंबशन ऑफ एल्कीन की। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जब आप कंबशन कराओगे O2 की प्रेजेंस में तो वहाँ पे 3n/2 मोल्स O2 के चाहिए, जहाँ से आपके पास nCO2 और NH2O बनेगा। तो यहाँ केमिकल स्टोकियोमेट्री क्या हो जाएगी 1, 3n/2 n एंड n। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काइन की। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ एल्काइन। कंबशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के लिए क्या लिखते हैं CnH2n-2
plus 3n-1/2 O2 gives NCO2 plus n-1 H2O। यहाँ पे केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी 1 3n-1/2 n and n-1। ओके तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो भी हाइड्रोकार्बन हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए या तो हमें हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे रखा होगा जो O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, या उसका मोल दे रखा होगा, और कितना CO2 बन रहा है वो भी क्वेश्चन में वॉल्यूम के तौर पे मिलेगा या मोल के तौर पे मिलेगा। ओके तो कई बार हमारा आंसर इजी से आ जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन का नंबर आता है वो 4 ऑप्शन में से किसी एक में ही होगा, तो आपका आंसर वही है। और जब एक से ज़्यादा ऑप्शन में अगर वो नंबर ऑफ कार्बन मिले तो फिर हमें हाइड्रोकार्बन का टाइप भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको नंबर ऑफ कार्बन को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो कैसे निकालेंगे। अगर वॉल्यूम रेशियो दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और CO2 का रेशियो हमेशा क्या आता है 1:n। तो चाहे वॉल्यूम रेशियो लें चाहे मोल रेशियो लें, वॉल्यूम रेशियो कहेंगे तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2, और मोल रेशियो कहेंगे तो मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू मोल ऑफ CO2। दोनों केस में आंसर आएगा 1:n। ओके मान लो आपको वॉल्यूम दे रखा है 10:50 तो 1 आ गया 5, तो हमारे पास n आ जाएगा 5। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस है n पता लगाना, 1:n कितना आया। वो जो n आपके पास आएगा चाहे मोल रेशियो से या वॉल्यूम रेशियो से, वो n होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। गिवन हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो यहाँ से n आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कार्बन पता कर लिए, अब आपको पता करना है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्केन है या एल्काइन है या एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। उसके लिए दो चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन में CO2 का वॉल्यूम दे रखा हो और H2O का वॉल्यूम दे रखा हो या मोल्स दे रखा हो, तो आप CO2 और H2O को कंपेयर करके बता दोगे, या फिर O2 दे रखा हो। कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं। तो जब आपको टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालना है वो कैसे करेंगे, तो आइए सीखते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादातर जो नीट यूजी में जो सवाल बनने की संभावना रहती है वो यहाँ से आ जाएगी कि आपके पास रिएक्शन में जो CO2 और वाटर दोनों के मोल्स या दोनों के वॉल्यूम दे दिए जाएंगे। आराम से आप देख के विदिन अ सेकेंड आप आराम से बता देंगे कि वो रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन कौन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप अगर देखिए अगर आपको मोल्स रेशियो दे रखे हैं तो अगर वाटर के मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कंबशन हो रहा है एल्केन का। अगर वाटर के मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के इक्वल हैं तो कंबशन हो रहा है एल्कीन का, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स वाटर के मोल से ज़्यादा हैं तो कंबशन हो रहा है एल्काइन का। मान लीजिए मोल्स नहीं दे रखे हैं इन दोनों के, वाटर और CO2 के, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ H2O से कम है तो कंबशन हो रहा है एल्केन का। वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ H2O के इक्वल है तो कंबशन हो रहा है एल्कीन का, और वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम ऑफ H2O से ज़्यादा है तो कंबशन हो रहा है एल्काइन का। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर मान लो दोनों के वॉल्यूम्स नहीं दे रखे हैं तब हम कैसे डिटरमाइन करें। अगर वॉल्यूम दे रखा है या मोल्स दे रखे तो हम ऐसे कर लेंगे ना, लेकिन अगर मान लो नहीं दे रखा है तो केस 2 क्या हो सकता है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ O2 इज गिवन। O2 का वॉल्यूम या O2 के मोल्स दे रखे हो तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लीजिए जो हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशियो 1:3n/2 आ रहा है, या हाइड्रोकार्बन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो 1:3n/2 आ रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। अगर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम या हाइड्रोकार्बन के मोल और O2 के मोल का रेशियो 1:3n+1/2 के अकॉर्डिंग आ रहा है, n आपने ऑलरेडी पता कर ही लिया है, तो 1:3n+1/2 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो वो है हाइड्रोकार्बन एल्केन। और अगर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम या हाइड्रोकार्बन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो 1:3n-1/2 के फॉर्म में आ रहा है तो वो हाइड्रोकार्बन है एल्काइन। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस करते वक्त दो स्पेशल नोट का स्पेशली ध्यान रखना है।
वो क्या है ज़रा देखिए कि जब आपको कहा जाए कि गैसियस मिक्सचर को कंबशन के बाद कूल कर दिया और कूल कर दिया किसी भी टेम्परेचर पर जिसकी वैल्यू 373.15 केल्विन से कम है, तो जाहिर सी बात है जब आपने टेम्परेचर 373.15 केल्विन से कम कर दिया है टेम्परेचर, तो अब जो H2O है वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। वो H2O गैस नहीं है, वेपर के फॉर्म में नहीं है, तो उसका वॉल्यूम गैसियस मिक्सचर के टोटल वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं होगा। और जब टेम्परेचर मेंशन किया ही नहीं है तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो कंबशन आपने हाई टेम्परेचर पे किया होगा, उस समय H2O एज अ वेपर रहेगी और उस समय CO2 के साथ साथ वाटर वेपर का वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। तो स्पेशल नोट क्या है, टेम्परेचर ओरिएंटेड कंबशन की बात की जाए तब ये अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिए स्पेशल नोट, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है व्हेन द गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंबशन इज अलाउड टू कूल एट अ टेम्परेचर T where T is less than 373.15 Kelvin, then the volume of CO2 is not included in the total volume of gaseous mixture. That means V total is equal to VCO2। यानी कि जब आपने उस गैसियस मिक्सचर को कंबशन के बाद टेम्परेचर T तक कूल किया जिसकी वैल्यू 373.15 केल्विन से कम है, तो जो H2O का वॉल्यूम है वो वहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ गैसियस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम CO2 के वॉल्यूम के इक्वल ही आएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इफ द टेम्परेचर इज नॉट मेंशनड देन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर कंबशन विल बी V टोटल इज इक्वल टू VCO2 प्लस VH2O। जब टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है तो उस गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम आफ्टर कंबशन क्या आएगा, V टोटल इज इक्वल टू VCO2 प्लस VH2O। ठीक है, अब आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझे हैं तो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनको आप आराम से विद इन 30 सेकेंड्स इसको कर पाएंगे। बस क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो पहले क्या करना है, CO2 और वाटर CO2 हाइड्रोकार्बन का रेशियो देखना है 10:40 दैट इज 1:4। तो N आ गया आपके पास 4, यानी आपका सही आंसर जो होगा वो 4 कार्बन वाला होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में 4 कार्बन है। फिर आप देखिए CO2 की वॉल्यूम कितनी है 40 ml, H2O का वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो H2O का वॉल्यूम CO2 के वॉल्यूम से ज़्यादा है, यानी दिया गया हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा, वो भी 4 कार्बन वाला, दैट मीन्स C4H10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए 30 सेकेंड से कम में आपने सॉल्व कर लिया। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। कैसे किया हमने एक बार वापस बता देते हैं आराम से तसल्ली से। तो देखिए पहले आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि VH2O VCO2 से ज़्यादा है। देख सकते हैं आप H2O का वॉल्यूम है 50 ml, CO2 का वॉल्यूम है 40, इसका मतलब दिया गया हाइड्रोकार्बन एल्केन है। V हाइड्रोकार्बन और VCO2 का अगर आप रेशियो देखें तो ये आएगा 10:40 दे रखा है ना, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन 40 ml ऑफ CO2 देगा। सो ये आ गया 10:40 दैट इज 1:4। तो N कितना आ गया 4, तो एल्केन है और 4 कार्बन है, तो वो कौन हो गया C4H10। ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, आइए और डिफरेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 ml ऑफ एन हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 40 ml ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन एंड इट गिव्स 25 ml ऑफ CO2, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन पता लगाना। तो कैसे करेंगे, देखिए वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज 5 ml इज टू 25 ml। 5:25 आ गया हमारे पास 1:5, हेंस N कम्स आउट टू बी 5। यानी हमारे पास अगर 4 ऑप्शन दे रखे होते तो जहां पे N इज इक्वल टू 5 दे रखा है वो हमारा आंसर होता, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है वो। अब वो कौन है, तो हम यहाँ पे O2 की जो वॉल्यूम है और हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम उसका रेशियो देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम 1:3 N + 1/2 के फॉर्म में आना चाहिए। कितना आ रहा है देखिए, तो N हमारे पास है 5, तो हमने कहा 1:3 × 5 + 1/2, 1:15 + 1/2, 1:16/2 दैट इज 1:8। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का रेशियो गिवन है वो कितना आ रहा है देखिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 दैट इज 5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड 40 ml ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1:8। तो हमारा अगर हम एल्केन मान के चलें इस गिवन हाइड्रोकार्बन को तो जो रेशियो आता है वो है 1:8, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो भी 1:8। दैट मीन्स द हाइड्रोकार्बन इज एल्केन विथ नंबर ऑफ कार्बन 5, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन इज C5H12। ओके, अब आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
1 ml of hydrocarbon on complete combustion gives 3 ml of CO2. If it requires 5 ml of O2 for complete combustion, then identify the hydrocarbon and also determine the volume of gaseous mixture. ठीक है, इस बार आपको वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर बताना है और यहाँ पे टेम्परेचर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं जैसा आपको सिखाया है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट इज 1:3, सो हमारे पास n आ गया 3। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन और वॉल्यूम ऑफ O2 का रेशियो कितना दे रखा है 1:5 क्वेश्चन में। अब कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 हमने कहा 1:3n + 1/2, 1:3 × 3 + 1/2 दैट इज 1:9 + 1/2 दैट इज 10/2 दैट इज 1/5। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करके निकालेंगे वो भी 1/5 आ रहा है, एल्केन मान के सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी 1:5 आ रहा है। दैट मीन्स द हाइड्रोकार्बन इज एल्केन विथ द नंबर ऑफ कार्बन इज 3 दैट इज C3H8। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का टाइप तो पूछा ही है, लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर भी बताना है, तो आपको क्या करना होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन का इक्वेशन लिखना है और फिर वहाँ से बताना है CO2 कितना मिला और वाटर कितना बना। तो देखिए, तो 1:5 से हमारे पास समझ में आ गया था कि एल्केन है, तो हमने एक इक्वेशन क्या लिखी, कंबशन ऑफ C3H8 के लिए, क्योंकि एल्केन है और 3 कार्बन है तो C3H8 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, C3H8 + 5 O2 गैस गिव्स 3 CO2 गैस + 4 H2O गैस। अब V टोटल हमको चाहिए गैसेस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम, तो कितना आएगा, CO2 का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। CO2 हमारे पास 3 लीटर बन रहा है, वाटर हमारे पास 4 लीटर बन रहा है, तो CO2 है वाटर, यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में है, तो VCO2 है 3 ml, VH2O वेपर है 4 ml, तो 3 + 4 टोटल आ गया हमारे पास 7 ml। ठीक है, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखिए ध्यान से, अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, कंबशन के कंसेप्ट के साथ टेम्परेचर का थोड़ा सा फ्लेवर इसमें और ऐड है। तो देखिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। 10 ml ऑफ अ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 60 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन and it gives 40 ml of CO2. If the gaseous mixture is allowed to cool at room temperature, then what will be the volume of gaseous mixture and also identify the type of hydrocarbon. 10 ml आपने गैसेस हाइड्रोकार्बन लिया है, उसको कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए 60 ml O2 की रिक्वायरमेंट है और वहां से 40 ml CO2 बना है। इस बार आपको कह दिया गया है कि गैसेस मिक्सचर को आपने कूल किया रूम टेम्परेचर पर, तो बताइए फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर क्या होगा और ये भी बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2। सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं, 10:40 दैट इज 1:4। तो यहाँ से हमारे पास समझ में आ गया n है 4, यानी उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन है 4। वॉल्यूम ऑफ O2 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ उसको कंपेयर करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 दैट इज 10:60 दैट इज 1:6। दिस इज गिवन। तो हम क्या करते हैं, सीधा 3n/2 से करते हैं, एल्कीन से समझ में आ रहा है, आंसर आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन और वॉल्यूम ऑफ O2 हमने लिखा 1:3n/2, 1:3 × 4/2, n कितना है 4 हमने ऊपर ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है। सो 1:3 × 4/2, 1:12/2, 1:6। दैट मीन्स इट इज क्लियर, जो हमारा गिवन रेशियो है और हमारा ऑब्जर्व्ड रेशियो दोनों सेम आ रहा है। दैट मीन्स द हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन, और एल्कीन है और 4 कार्बन है, दैट मीन्स C4H8। और हमें अच्छे से पता है कि जब आपने गैसेस मिक्सचर को कूल कर दिया है तो अब वाटर का यानी H2O का वॉल्यूम वाटर बन जाएगा, वो उसका वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करना है। जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो CO2 का वॉल्यूम ही है, वो है 40 ml। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कंबशन के साथ साथ थोड़ा सा मोल कंसेप्ट भी इन्वॉल्व करते हैं। मोल कंसेप्ट कैसे कि आपको स्टोइकियोमेट्री भी पता हो और मोल्स वगैरह भी पता हो, मोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो आपने सारे जो देख लिए, आपने पहले देखा नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे डिटरमाइन करते हैं, CO2 दे रखा हो, वाटर दे रखा हो वहाँ से, चाहे ऑक्सीजन दे रखा हो वहाँ से। फिर आपने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि टेम्परेचर आपने कुछ भी नहीं दिया तो क्या करना है, और टेम्परेचर आपने दे दिया कि 373.15 केल्विन से कम कर दिया तो क्या करना है। अब उस कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे कुछ और कंसेप्ट इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ एथीन। एथीन आपने लिया C2H4, इसका 560 ग्राम का आपने कंप्लीट कंबशन किया, तो इस बार आपको बताना है कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो आइए देखिए, आपके ऑप्शन है 6.4 kg, 1.92 kg,
2.8 kg और 9.6 kg। सबसे पहली बात आपको पता हो कि मास इन ग्राम और 1 किलोग्राम डायरेक्ट नहीं होगा, मोल से होते हुए सॉल्व होगा, तब इसको आप आगे कर पाएंगे। तो कंबशन ऑफ एथीन को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O। तो स्टोइकियोमेट्री हमारे पास क्या आ गई? 1322। एथीन के मोल्स कितने आएंगे? मास अपॉन मोलर मास, दैट इज मास इज 560, मोलर मास इज 28, दैट कम्स आउट टू बी 20 मोल्स। केमिकल स्टोइकियोमेट्री से साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर 1 मोल एथीन का कंबशन कराओगे तो 3 मोल ऑफ O2 चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे? तो सीधा 3 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ एथीन, दैट इज C2H4। तो 3 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 will be the moles of O2. It is as per the chemical stoichiometry. So number of moles of O2 कितने आ जाएंगे? 3 into 20 that is 60 moles. हमें O2 के moles नहीं चाहिए, O2 का मास चाहिए। O2 का मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 60 इंटू 32 दैट इज 1920 ग्राम और 1.92 kg। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 1.92 kg इज द एक्चुअल मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ एथीन। ओके, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 60 ग्राम ऑफ एथेन कंप्लीटली। 60 ग्राम एथेन आपने लिया है और इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना लीटर STP पर ऑक्सीजन गैस चाहिए? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 22.4 इंटू 7 लीटर एंड 8.5 लीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज 22.4 इंटू 7 लीटर। आइए समझते हैं कैसे आया ये। तो देखिए सॉल्यूशन। कंबशन ऑफ एल्केन, आपने एथेन लिया, उसको कैसे शो करेंगे? C2H6 प्लस 7/2 O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। केमिकल स्टोइकियोमेट्री आपके पास क्या आ गई? 1, 3.5, 2, 3। ठीक है, अब आपके पास एथेन के मोल्स नहीं है, मोल्स चाहिए सबसे पहले तो NC2H6 कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास 60/30 दैट कम्स आउट टू बी 2 मोल्स। ठीक है, सो वी कैन से 1 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्स 3.5 मोल्स, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो 22.4 इंटू 3.5 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। ठीक है, यानी अगर आप 1 मोल ऑफ एथेन लेते हो तो उसके लिए 3.5 मोल ऑफ O2 चाहिए, या 22.4 इंटू 3.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए। सो 2 मोल्स ऑफ C2H6 रिक्वायर्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट UG एग्जाम, जो इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए उन सवालों के बारे में, ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है वो AIPMT 2014 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? Atomic weight of magnesium is 24 and oxygen is 16. 1 ग्राम मैग्नीशियम को आपने बर्न किया 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ क्लोज वेसल में, तो आपको बताना है कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कितना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसके ऑप्शन, इसका आंसर, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है मैग्नीशियम 0.16 ग्राम, O2 0.16 ग्राम, मैग्नीशियम 0.44 ग्राम एंड O2 0.28 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम 0.16 ग्राम। कैसे आया तो देखिए, पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, ट्वाइस मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ MgO सॉलिड। केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2, 1, 2। ओके, अब मैग्नीशियम के मोल्स, मास इन ग्राम गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 1/24 दैट इज 0.042 मोल्स। NO2 मास गिवन है 0.56, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 32 से, ये आ जाएगा 0.0175 मोल्स। ठीक है, अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो आपके पास मैग्नीशियम के मोल्स हैं 0.042 और O2 के मोल्स हैं 0.0175। उस समय MgO फॉर्म नहीं हुआ है। ओके, जब टाइम t पे रिएक्शन हुई तो उस समय क्या हुआ आपके पास? जब टाइम t पे रिएक्शन हुई तो हम क्या कह देंगे कि जैसा कि स्टोइकियोमेट्री में दिख रहा है कि O2 के 1 मोल के साथ Mg का 2 मोल्स चाहिए, तो O2 का है 0.0175, इसका डबल हो गया 0.035। ओके, सो O2 के 0.0175 मोल के साथ Mg का 0.035 मोल
रिक्वायर्ड होगा और वहाँ से आपके पास MgO 0.035 मोल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कौन कंज्यूम हो गया। तो आपको दिख रहा है अच्छे से O2 आपने 0.0175 मोल लिया और 0.0175 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। सो O2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड Mg इज योर एक्सेस रिएजेंट बिकॉज आपने 0.042 मोल्स लिए और 0.035 मोल्स ही बचे, उतने कंज्यूम हुए। ओके, 0.042 मोल्स लिए और 0.035 मोल्स कंज्यूम हो गए, तो 0.007 मोल्स पीछे बचे और उसको जब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास इन ग्राम आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो जैसा कि कहा गया 0.007 मोल्स ऑफ Mg आर लेफ्ट and 0.035 moles of MgO are formed। ठीक है, hence Mg will be the excess region। पहला तो ये क्लियर हो गया। मास ऑफ Mg कितना आएगा, मोल्स ऑफ Mg इंटू मोलर मास ऑफ Mg 0.007 इंटू 24 दैट इज 0.168 ग्राम। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी AIPMT 2014 में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है देखिए, when 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्सड विद 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 गैस ईच एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। ओके, आपको बताना है कि जब 22.4 लीटर H2 को मिक्स किया 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस के साथ STP पर दोनों को, तो बताइए HCl गैस के कितने मोल्स फॉर्म हुए। आपके ऑप्शन है 1 मोल ऑफ HCl गैस, 2 मोल ऑफ HCl गैस, 0.5 मोल ऑफ HCl गैस एंड 1.5 मोल ऑफ HCl गैस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1 मोल ऑफ HCl गैस। कैसे आया, तो आइए सीखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 HCl गैस। केमिकल स्टोकियोमेट्री साफ साफ समझ में आ रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 112। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4, सो 22.4 डिवाइड बाय 22.4 दैट इज 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4, 11.2 डिवाइड बाय 22.4 दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मोल। ओके, अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो आपके पास हाइड्रोजन का 1 मोल था और क्लोरीन का 0.5 मोल था और उस समय HCl का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब टाइम t पे रिएक्शन हुई तो जाहिर सी बात है 0.5 मोल क्लोरीन के साथ 0.5 मोल H2 इजीली रिएक्ट कर लेगा और वहाँ से 1 मोल HCl बन जाएगा। तो आपने देखा कि स्टोकियोमेट्री 1-1 है H2 और Cl2 के लिए, सो 0.5 मोल Cl2 का 0.5 मोल H2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, वहाँ से आपके पास 1 मोल ऑफ HCl बन जाएगा। अब यहाँ से आपने Cl2 के 0.5 मोल्स लिए और 0.5 मोल्स ही कंज्यूम हो गए, तो Cl2 एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इस रिएक्शन का, और H2 के 1 मोल लिए और 0.5 मोल्स ही कंज्यूम हुए, 0.5 मोल्स ऑफ H2 पीछे बच गए, तो H2 हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट और यहाँ पे इस रिएक्शन में आपके पास 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है जरा देखिए, 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? Okay, atomic weight of magnesium is given 24. The options are 60, 84, 75 and 96. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 84। कैसे आया उसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। 20 ग्राम आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिया है, जिसको हीट किया और हीट करने पर वो डीकम्पोज हो गया, जहाँ से CO2 बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो है 8 ग्राम, और आपको बताना है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सैंपल था उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 84। कैसे आया, तो हम पहले सीखते हैं उसकी स्टोकियोमेट्री और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है MgCO3 सॉलिड जब आपने हीट किया तो क्या बनाया, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। केमिकल स्टोकियोमेट्री आ गई 111। ठीक है, अब आगे देखिए इसका सॉल्यूशन। 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि स्टोकियोमेट्री 111 है, 1 मोल MgO बनेगा 1 मोल ऑफ MgCO3 से। 1 मोल MgCO3 का मास है 84 ग्राम और 1 मोल MgO का मास है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम MgO ऑब्टेन होगा 84 ग्राम MgCO3 से। तो हम क्या कह देंगे, 1 ग्राम MgO इज ऑब्टेन फ्रॉम 84 अपॉन 40 ग्राम ऑफ MgCO3। सो 8 ग्राम ऑफ MgO इज ऑब्टेन फ्रॉम 84 अपॉन 40 इंटू 8, दैट इज मास ऑफ MgCO3 इज 16.8 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्चुअल मास MgCO3 का
डिकम्पोज होगा वो है 16.8 ग्राम, ठीक है, जिससे हमारे पास 8 ग्राम MgO मिलेगा। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो गई, एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सो परसेंटेज प्योरिटी आपके पास आ गई 16.8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, दैट इज 84%, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। एक मिक्सचर है जिसमें 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, उसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, द इवॉल्व्ड gases mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. जो इवॉल्व्ड गैसेस हैं, गैसेस मिक्सचर है, उसको KOH पैलेट के साथ पास किया गया और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका वेट STP पे कितना होगा। आपके ऑप्शन है 1.4, 3.0, 2.8 एंड 4.4। ये क्वेश्चन आपसे नीट यूजी 2018 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, 2.8। तो आइए सीखते हैं कैसे आया ये। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड चाहिए, क्योंकि मास इन ग्राम से हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास 2.3 अपॉन 4.6। दिस इज एक्चुअली 46 नॉट 4.6 स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से 2.3 अपॉन 46, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1/20 मोल्स, ओके। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होता है COH होल ट्वाइस, यह आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास दैट इज 4.5 अपॉन 90, ये भी आएगा 1/20 मोल्स, ओके। सो ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेट H2SO4 फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। हम सभी जानते हैं कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो जब आप फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। HCOH फॉर्मिक एसिड आपने लिया, कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट किया, CO गैस प्लस H2O लिक्विड बनेगा। फॉर्मिक एसिड के 1/20 मोल्स हैं तो CO गैस के भी 1/20 मोल्स मिलेंगे और H2O जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड को आपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो CO गैस प्लस CO2 गैस मिलेगा और साथ में H2O लिक्विड मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड के भी आपके पास 1/20 मोल्स हैं तो CO गैस के और CO2 गैस के भी 1/20 मोल्स मिलेंगे और H2O लिक्विड जो है वहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब आपने क्या किया, गैसियस मिक्सचर जो फॉर्म हुआ यहाँ पे उसमें CO है और CO2 है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में CO है और सेकंड में CO और CO2 है। सो गैसेस मिक्सचर फॉर्म कंटेन्स CO एंड CO2 गैसेस। When it is passed through KOH pellets, only CO2 is absorbed by KOH. ओके, तो जैसे आपने इस गैसेस मिक्सचर को CO2 के जिसमें CO और CO2 है उसको KOH pellets के साथ पास किया तो KOH pellets क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस वजह से जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो केवल और केवल क्या बचेगा, CO बचेगा, जिसका मास कितना होगा हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जैसा कि आपसे कहा गया फाइनल प्रोडक्ट इज CO ओनली। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO फाउंड फ्रॉम बोथ द रिएक्शंस आर 1/20 बना फर्स्ट वाली रिएक्शन से, सेकंड 1/20 बना ऑक्सैलिक एसिड से। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2/20 मोल्स दैट इज 1/10 मोल्स, ओके। सो द वेट ऑफ द रिमेनिंग गैसेस प्रोडक्ट CO दैट इज लेफ्ट मास ऑफ CO इज, कितना आपके पास मास बचा वो आपको बताना है। तो WCO क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO इंटू मोलर मास ऑफ CO। WCO will be मोल्स है 1/10, मोलर मास है 28, सो WCO is 2.8 ग्राम, ओके। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नीट यूजी 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस इज। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी 20 मोल्स ऑफ अमोनिया को हेबर्स प्रोसेस पे बनाने के लिए। आपके ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। सही आंसर है ऑप्शन 3 दैट इज 30। कैसे आया तो देखिए ज़रा सीखते हैं। पहले तो बेसिक बात है सिंपल सी, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए और स्टोइकियोमेट्री पता होनी चाहिए। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। केमिकल स्टोइकियोमेट्री आपके पास आ गई 1, 3, 2। यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ H2। अगर अमोनिया आपको 2 मोल्स बनानी है तो आपको 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स, तो अगर आपको 20 मोल्स ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन करना है हेबर्स प्रोसेस से तो कितना चाहिए, 3/2 इंटू 20 मोल्स ऑफ H2, ये आ गया हमारे पास 30 मोल्स ऑफ H2,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे नीट यूजी 2022 में पूछा जा चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और उसमें आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है। क्या है? CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस गिव CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। आपको जो आंसर आपका देना है वो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट तक देना है कि कितना CaCO3 का मास चाहिए जो कि 95% प्योर है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे। इसके पहले तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या थे जो कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन में एग्जाम में, और फिर उसका आंसर देखते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन सीखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे वो था 1.32 ग्राम, 3.65 ग्राम, 9.50 ग्राम एंड 1.25 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.32 ग्राम। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। NaCl, सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है वो कैसे आएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम है 50 और उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से क्योंकि ml में है। इसको ये सब करने के बाद 0.5 को 50/1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएंगे NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब देखिए लेट W ग्राम मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड। मान लिया कि जो CaCO3 है उसका W ग्राम मास चाहिए। सो प्योर CaCO3 इज प्रेजेंट इन W ग्राम सैंपल। जो सैंपल है उसका मास है W ग्राम, तो उसके अंदर CaCO3 कितना होगा? तो देखिए CaCO3 जो आएगा वो आएगा 95% ऑफ W। जो आपके पास W है उसका 95% प्योर है सैंपल। ओके, तो आपके पास जो एक्चुअल मास आपने मान लिया W, उसका 95% प्योर ही तो CaCO3 आएगा, तो वो 95% ऑफ W हो जाएगा। दैट मीन्स 95/100 इंटू W। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे आएंगे? मास अपॉन मोलर मास से। तो मास आपने अभी CaCO3 ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है। कितना है? 95 इंटू W/100। उसको फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि CaCO3 का मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल। अब हमें पता है, जैसा कि क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, कि HCl के मोल्स जितने रिक्वायर्ड होंगे वो CaCO3 के मोल्स जितने रिक्वायर्ड होंगे उसके डबल होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। अब CaCO3 के मोल्स आपके पास ऑलरेडी है 95 इंटू W/100 इंटू 100। मोल्स ऑफ HCl भी आपके पास हैं 0.5 इंटू 50/1000। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वहां से W कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे तो आइए सीखते हैं। तो देखिए 0.5 इंटू 50/1000, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, एंड 2 इंटू 95 इंटू W/100 इंटू 100, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। W आपके पास आ जाएगा 1.315 ग्राम, और जैसा कि आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करना है। सो 5 के आगे है 1, राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 1.32 ग्राम। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपसे नीट यूजी 2023 में पूछा जा चुका है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। ओके, आपको ये कहा गया है कि 20 ग्राम सैंपल है 20% प्योर लाइमस्टोन का, उसको जब आप हीट करते हो तो CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा। आपके पास इक्वेशन भी दे रखी है, CaCO3 ऑन हीटिंग एट 1200 केल्विन गिव्स CaO प्लस CO2। आपके पास ऑप्शन है 1.76 ग्राम, 2.64 ग्राम, 1.32 ग्राम एंड 1.12 ग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.76 ग्राम। कैसे आया तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, मास ऑफ प्योर लाइमस्टोन 20 ग्राम ऑफ 20%। ओके, 20 ग्राम क्वांटिटी है, 20% उसकी प्योरिटी है, तो क्या हो जाएगा WCaCO3 इज इक्वल टू 20 इंटू 20/100, दैट कम्स आउट टू बी 4 ग्राम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 ग्राम सैंपल है उसमें से एक्चुअल में जो CaCO3 है वो तो सिर्फ 4 ग्राम ही है। तो CaCO3 के मोल्स कितने आएंगे, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 4/100, दैट कम्स आउट टू बी 0.04 मोल्स। यानी आप जो CaCO3 के मोल्स का डीकम्पोजिशन करवा रहे हो वो ओनली 0.04 मोल्स ही हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2
केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या है 111, इससे समझ में आ गया कि 1 मोल CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो वहाँ से 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा। आपके पास तो क्वेश्चन में 0.04 मोल्स ऑफ CaCO3 हैं, तो वहाँ से CO2 कितना बनेगा 0.4 मोल्स। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 से 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। सो 0.04 मोल्स ऑफ CaCO3 से 0.0 मोल्स ऑफ CO2 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हमसे CO2 का मास पूछा है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो WCO2 क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। WCO2 आ जाएगा 0.04 इंटू 44, सो WCO2 आ जाएगा 1.76 ग्राम। ओके, क्योंकि हमसे मोल्स नहीं पूछा था, मास पूछा था, इसलिए हमने 44 से मल्टीप्लाई किया। सो WCO2 हमारे पास आ गया 1.76 ग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि नीट यूजी 2024 में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, यानी कि इसी साल ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये बात समझनी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आप देख रहे हैं हर साल पूछा जा रहा है। 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, और संभावना पूरी है कि 25 में भी आएगा। तो नीट यूजी 2025 में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को, जो वो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को नीट यूजी 2025 में वो बिल्कुल पूरा सही करके आएंगे और बहुत ही कम समय में सही करके आएंगे। ओके, तो देखिए नीट यूजी 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से वो क्या था और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम क्वांटिटी है, इसको आपने ट्रीट किया 25 ml ऑफ 0.75 m HCl सॉल्यूशन के साथ। तो आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास अनरिएक्टेड रह गया। आपके ऑप्शन हैं 750 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 0 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज 250 मिलीग्राम। कैसे आया, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड 1000। सो WHCl अपॉन MWHCl, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड 1000। सो WHCl आपको कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000, सारी वैल्यूज गिवन है, पुटअप कर दीजिए। तो मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा 0.75, मोलैरिटी 36.5, मोलर मास 25, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। सॉल्व करने पर आ गया आपके पास 0.684 ग्राम। ओके, अब देखिए रिएक्शन हमारे पास क्लियर है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री ऑफ बेनिस केमिकल रिएक्शन क्या आ गया आपके पास 1111। ओके, 111 का मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास है 40 और HCl का मोलर मास है 36.5, यानी कि 36.5 ग्राम रिएक्ट करेगा 40 ग्राम ऑफ NaOH के साथ। तो यहाँ से हम केमिकल स्टोइकियोमेट्री से बोल सकते हैं कि 36.5 ग्राम HCl विल रिएक्ट विथ 40 ग्राम ऑफ NaOH। अब आगे देखिए, सो एज पर केमिकल स्टोइकियोमेट्री क्या बोल देंगे, 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम ऑफ NaOH। So 1 gram of HCl will react with 40 upon 36.5 gram NaOH, and we are given in the question 0.684 gram HCl will react with 40 upon 36.5 into 0.684, that is 0.750 ग्राम NaOH। ठीक है, केमिकल स्टोइकियोमेट्री से हमें समझ में आ गया कि 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट करता है 40 ग्राम ऑफ NaOH के साथ। तो 1 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 40 अपॉन 36.5 ग्राम NaOH के साथ, और इसी तरह से 0.684 ग्राम HCl जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो रिएक्ट करेगा 40 अपॉन 36.5 इंटू 0.684 ग्राम, दैट इज 0.75 ग्राम NaOH से। सो क्वांटिटी ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड विल बी, आपने कितना लिया था NaOH 1 ग्राम, कितना रिएक्ट किया 0.750 ग्राम। सो WNaOH पीछे कितना बच गया 0.250 ग्राम, बट क्वेश्चन में मिलीग्राम कहा है, सो ये हो जाएगा 250 मिलीग्राम। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पे बेस्ड पहले थ्योरी समझी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स किए, लगभग 14-15 क्वेश्चंस किए। फिर हमने कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के कंसेप्ट को समझा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और फिर हमने एंड में जो नीट यूजी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको सारे एक एक क्वेश्चन 2014 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन
और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझा है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछें, ताकि हम उसको प्रॉपर आपको उसका रिप्लाई दे सकें। ओके, और आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आप देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं। और हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है इसको नीट यूजी के एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट तरीके से कराएंगे, और आप सिंसियरली हमारे साथ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और इवन आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया में किसी भी कोचिंग से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ इन वीडियोज़ को भी देखते रहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि आपके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ सके। हमारी तरफ से, टीम BCA की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप अच्छे से सभी मेहनत कीजिए और 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कीजिए। BCA की टीम आपके साथ पूरी सपोर्ट के लिए रेडी है। कोई भी डाउट आए, कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी पूछना हो, आप उसमें मेंशन कीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपके 180 आउट ऑफ 180 की जर्नी को ईजी कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।